बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 16 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त पीर की रात है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें आपको क्या देनी है, आज तो एक ही इम्पॉर्टेंट खबर है और वो है फ़रख हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से बहुत मुख्तलिफ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना उस्मान डार की तरह की है, ना ये सदाकत अब्बासी की तरह की है। सदाकत अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टी शर्ट उल्टी थी, मुंह पर जख्मों के निशान थे, मांगे के कपड़े थे, इटालियन आल्दो ड्रेसिंग करवाई हुई थी लेकिन पिंडी से मांगे के कपड़े थे। बोल रहे थे, चीज़ें बोल रहे थे, लेकिन फिर एहसास साथ नहीं दे रहा था, नदामत थी, परेशानी थी। उस्मान डार का तो आपने देखा, लरजती हुई आवाज़, कोई समझ नहीं थी मैं क्या करूं। उस्मान डार भाग भाग के दिखा रहा था और एक घर में उसे ले जाया गया। बाद में उस कमरे में कौन कौन मौजूद था वो भी आपके सामने था। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मुख्तलिफ थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़रख साहब जो हैं, उनका एक बड़ा महंगा सैलून, महंगा नाई है लाहौर के अंदर, जिससे वो अपने बाल पीछे को बनवाते हैं। वो वहाँ जाके तो वो ड्राई करवाते हैं उस ख़ास तरीके से, ख़ुद उनको नहीं वो करना आता, वो उस नाई से करवाते हैं। तो वो एग्जैक्टली वो मुझे पता है क्योंकि वो मेरी उनसे ये डिस्कशन हुई है। मैं एक दफ़ा पूछ बैठा था कि इतना एक्यूरेट और परफेक्ट आप कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो फ़लाँ नाई है, उससे करवाता हूँ। तो आज मैं वो देख सकता था कि वो एग्जैक्ट उसी नाई का वो बना हुआ था पाफ उनका। अपने कपड़े थे, अपने हाल में थे, बाल उनके मुकम्मल डाए हुए थे, दाढ़ी शाड़ी मुकम्मल हर तरह से ट्रिम्ड प्रॉपर, अपने अपने कपड़ों में थे, अपने वास्कट में थे, अपने शलवार कमीज़ में थे। और जो उन्होंने बातें की वो भी उनके अंदर से आ रही थी। नाराज़गियाँ थी उनकी खान साहब के साथ बहुत सारी, कुछ का मैं गवाह हूँ। मैंने आपको कहा कि उन्होंने बहुत सारी गलत बयानियाँ की, वो भी सामने रखूँगा। बहुत सारी एक आध दो चीज़ें दुरुस्त कहीं, वो भी सामने रखूँगा। तो फ़रख हबीब साहब ने जो 3-4 खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनका मैं 1 बाय 1 जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो फ़रख हबीब साहब ने ये कहा कि तोशा खाने का जो मामला सारा था, इसमें हमें ये कहा गया कि बस इसको खुफिया ही रखना है, इस पर कोई जवाब नहीं देना। ये कहना ये कानून में इजाज़त ही नहीं है। फिर कहा गया कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और हम एक इनडिफेंसिबल चीज़ को डिफेंस कर रहे थे। मैं यहाँ पर फ़रख हबीब साहब से डिसएग्री करूँगा, ये वो गलत बयानी कर रहे थे। और इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूँ कि फ़रख हबीब साहब के बारे में शाहीन सबाई साहब ने चंद दिन पहले खबर दी। उनको किसी ने बताया और उन्होंने खबर दे दी। सारी बात उतनी वो तहकीक नहीं कर सके क्योंकि उनके जज्बात इन्वॉल्व थे इस चीज़ में, तो वो तहकीक की। हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत सारे सहाफ़ी उनके शागिर्द हैं, तो वो जज्बात में आके उन्होंने वो बात कर दी कि फ़रख हबीब साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। और उनकी उस बात को मैंने आप तक पहुँचाया और ये साथ बताया अपने वीलॉग में कि ये मेरी खबर नहीं है, शाहीन सबाई साहब ये कह रहे हैं, आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन मैं कन्फर्म करके आपको दूँगा। वीलॉग के बाद जब मैं सो गया तो मेरे फ़ोन के ऊपर बहुत सारी मिस्ड कॉल आई फ़रख हबीब साहब के भाई की। सो के उठा, मैंने देखी बहुत सारी मिस्ड कॉल थी, तो मैंने उन्हें वापस कॉल बैक की। नबील उनका नाम है। सारे जो फैसलाबाद के लोग हैं वो उनके भाई को जानते हैं, वही उनकी पॉलिटिक्स को वहाँ देखते हैं, उनके दफ्तर को देखते हैं, बड़े मशहूर हैं नबील साहब भी। तो नबील साहब से जब मेरी बात हुई तो नबील साहब का जो लहजा था, बात करने का तरीका था, वो वही था जो हमेशा मेरी उनसे बात होती मीन उसमें कोई परेशानी नहीं थी। फैसलाबादी जुगत का मुकम्मल टच था जो मेरे अंदर भी है, उनके अंदर भी है। हम फैसलाबादी ज़रा खुश रहते हैं। तो उन्होंने मुझे जुगत मार के कहा कि शहबाज भाई ये की कर देता जे। मैं की होया है? वो तुसी शाहीन सबाई साहब वाली गल कर दी तो वो मेरा फ़ोन तो लोगों ने फ़ोन कर करके तता कर देता है, मीन गर्म कर दिया है, इतनी कॉलें आई हैं। तो मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा क्या हुआ है? उसे कहा शहबाज भाई कुछ नहीं होया, फ़र्क बिल्कुल ठीक ठाक है। और उसके साथ 2 हमारे और लोग पकड़े थे, टोटल एक उनके साला साहब और एक उनके भाई, उन दोनों को छोड़ दिया गया। फ़र्क भी एक आध दिन में घर आ जाएगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो सारी बात है, फिर मैंने आपको वीलॉग में बताया कि मेरी आज फ़रख साहब के करीब तरीन इंसान से बात हुई। ऐसे ही समझिए कि मेरी फ़रख साहब से ही बात हुई, तो वो उनके भाई नबील से मेरी बात हुई। जब नबील साहब ये सब कुछ कह रहे थे तो उस टाइम फ़रख हबीब साहब की अहलिया, जो हमारी बहन है, हमारी भाभी हैं, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को ख़त लिख रही थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रही थी। और उन्होंने भाई ये हफ्ता पहले की बात है, हफ्ते से भी शायद 1-2 दिन ज़्यादा हो गए, वो तब मुझे ये बात कह रहे थे। मीन वो बिल्कुल कंफर्टेबल थे, ऑल चिल था, सब सेट था काम। उन्होंने कहा कोई तशद्दुद नहीं, सब अच्छा है, कोई मसला नहीं है, आप दें खबर। और मेरे लिए ये भी एक, क्योंकि फैसलाबाद से हैं तो मुझे ये भी पता था कि सारे प्रोसेस के अंदर फ़रख हबीब साहब के ना किसी भाई को पकड़ा गया, ना उनके घर पर कोई रेड किया गया,
ना उनके डेरे पे कुछ किया गया, ना उनके किसी कारोबार पे किया गया, कुछ उनके भाइयों को किसी को तंगी नहीं थी। वो फैसलाबाद में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी उसी तरीके से गुजार रहे थे। हालांकि वो, मैं ये सबके गुजारने चाहिए, कोई गलत नहीं कर रहे थे, अच्छा किया जिसने भी किया ये ना करके। हालांकि उनके भाइयों का सियासत से लेना देना था। फ़र्क की सियासत फैसलाबाद के अंदर नबील ही करते हैं, तो ये थोड़ी सी अचंभे की बात मेरे लिए थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि फ़र्क की एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, वो रिलेशनशिप सबके साथ रखता है और ये उसकी स्ट्रेंथ है। मेरे जैसे बंदे की ये वीकनेस है। फ़र्क इज़ वेरी गुड इन कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप। वो कोई भी हो उसका उससे रिलेशनशिप निकल आता है और वो बहुत अच्छा मैनेज करता है अपने रिलेशनशिप को। तो मुझे लगा ये उसकी वजह होगी। बहरहाल ये एक तो तजाद पहला आप सामने रखिए कि उनका भाई क्या कह रहा है, तो वो फ़र्क हबीब साहब की अहलिया जो है वो क्या कह रही हैं। अब आते हैं, फ़र्क हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तोशा खाना के बारे में बात की, उस पर मेरा जवाब ये कि ये बात गलत है। मैं खान का स्पोक्स पर्सन था। सबसे पहले खान साहब ने मुझे अकेले को सारी बात बताई जब मीडिया में आई। उसके बाद मुझे ही कहा कि सबकी मीटिंग बुला लो। उसी दिन शाम को 4 बजे के करीब या 5 बजे के करीब तमाम जितने भी हमारे टीवी पे जाने वाले लोग थे उन सबको बुलाया गया और खान साहब ने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। तो बहरहाल मैं वापस आता हूँ इस बात के ऊपर कि तोशा खाना के ऊपर जो फ़र्क हबीब साहब की बात है कि इमरान खान साहब ने कोई बात छुपाने को कहा या छुपाई, या इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये बात बतानी नहीं या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं देनी, या ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब गलत झूठ बात है। इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज में पूरी तफसील जो है वो पहले दिन से सबके सामने रखी। उसमें 2 बातें हैं। इमरान खान को तोहफे मिले, पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है प्राइम मिनिस्टर को कि वो तोहफे अपने पास रखे। उसके लिए पहले 25% पैसे जमा कराए जाते थे, इमरान खान ने उसे 50% किया। इमरान खान ने वो पैसे देकर वो तोहफे ले लिए, तोहफे उनकी मलकियत बन गए। उसके बाद उन्होंने जो भी किया उसके साथ वो उनकी प्रॉपर्टी थी। और अगर वो ये तोहफे ना लेते तो ये तोहफे कैबिनेट डिवीजन में जाते, वहाँ पर इनकी ऑक्शन होती, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई जो हमारे अस्करी अदारे हैं उनमें से कोई अफसर उनको ख़रीद लेता और फिर भी वो तोहफे किसी के पास जाते और वो आगे उन्हें बेच भी सकता था, रख भी सकता था। तो इन एनी केस इमरान खान ने ना कोई गैर अखलाकी हरकत की, ना कोई गैर कानूनी हरकत की। तो ये फ़र्क हबीब साहब का पहला झूठा इल्ज़ाम था इमरान खान के ऊपर। दूसरा, फ़र्क हबीब साहब ने कहा कि उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाई। लीडर तो वो होता है, जेल उसका ससुराल होता है, जो जेल में जाने को पसंद करे। जब इमरान खान को पकड़ा जा रहा था तो वो घर के अंदर दुबक के बैठे हुए थे। ये उन्होंने दुबक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कहने का तरीका यही था कि वो लोगों को उकसा रहे थे कि वो उनको डिफेंड करना है और तमाशा लगाया गया और रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया गया और लड़ाई की गई। तो फ़र्क हबीब साहब, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। जिस रात शेल मारे गए बहुत सारे, क्या आपने शेल इकट्ठे करके हाफिज़ फ़रद के साथ उस टेबल पर नहीं रखे थे अंदर? क्या आप उन लोगों में शामिल नहीं थे जिन्होंने वो सारे शेल कलेक्ट करके वहाँ रखे थे और कैमरे लगवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? क्या आप खुद दीवार के पीछे खड़े वहाँ से पथराव वापस पुलिस पर नहीं कर रहे थे? क्या वो तमाम दिन आप बनी गाला के अंदर नहीं रहे? तो आपको क्या उस वक्त नहीं पता था कि आप अंदर खान साहब को जाके कहें कि खान साहब आप तो बुज़दिली कर रहे हैं, गिरफ्तारी दें? लीडर का तो ससुराल होता है गिरफ्तारी देना। बल्कि वो जो उनको गोलियां मारी गई थी ना टांगों के अंदर गुजरांवाला में, वो भी आपने उनको बताना था कि खान साहब ससुराल होता है शहीद वहीद हो जाना भी। बेनज़ीर भी तो हुई थी ना, आगे उनके अगली पार्टी को कितना फ़ायदा हुआ था। आप भी हो जाएं, माजरत है, अल्लाह ना करे खान साहब को ऐसा हो, लेकिन आपको मशवरा, आपके मशवरे के हिसाब से सोच रहा हूँ, तो वो भी आपको दे देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मेरा सवाल ये कि ये खबर आपको तब क्यों नहीं हुई कि इमरान खान बुज़दिल है और वो गिरफ्तारी नहीं दे रहा और ये आवाम को इस्तेमाल कर रहा है शील्ड के लिए? आप खुद क्यों इस्तेमाल हो रहे थे? चलें, ये बात समझ आ गई कि आपकी 16 साल की इन्वेस्टमेंट थी, आप लीडरशिप के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते थे, गलत बात नहीं करना चाहते थे, आप बीमार होने का ड्रामा कर सकते थे। आपकी तो मैनेजमेंट इतनी अच्छी, हॉस्पिटल में लेट जाते बीमार होके, आप किसी तरीके से और कोई बहाना करके आगे पीछे हो जाते। आप बनी गाला के अंदर वापस पथराव और शैल इकट्ठे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानियाँ, सारे लाहौर के सहाफ़ियों को पता है कि आप उधर ही रहते थे। तो ये कब आश्कार हुआ आपको कि इमरान खान बुज़दिल है और रियासत मुखालिफ बयानियाँ हैं और रियासत पे चढ़ दौड़ने का मामला उन्होंने किया है? तो ये इसका एक तो जवाब आपने ढूंढना है। दूसरा, आपके ऊपर सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि ज़हन साजी की, रियासत के ऊपर हमला इमरान खान ने कर दिया, और ये आपको कब आश्कार हुआ? और ये जब आपको पता चला पाकिस्तान के, अगर मुझे कभी भी पता चलेगा कि इमरान खान रियासत मुखालिफ बयानियाँ बना रहा है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं मुल्क के अंदर होता या आप मुल्क से बाहर हूँ, मैं तो 1 मिनट के लिए इमरान खान का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है जो रियासत मुखालिफ बयानिए पे किसी का साथ दे। तो मुझे तो इमरान खान में ये कभी नज़र नहीं आया। आपको आया तो आपने उसी वक्त इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ा?
फिर आपने कहा कि खान ने लीडरशिप नहीं दिखाई। मतलब कि लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में खड़ा होता है, जो मुश्किल हालात में गिरफ्तारी देता, आपके मुताबिक ससुराल समझता जेल को, गिरफ्तारी देता। कानून के सारे मामलात मौजूद थे, बड़े मौजूद थे जनाब। 200 केसेस कर दिए गए, तोशा खाना पे जाली तरीके से सज़ा दे दी गई, साइफर का खुफिया मुकदमा चल रहा है, 3 दफ़ा कत्ल करने की कोशिश की गई। तो फ़ारूक साहब, कानून के तो वाकई बहुत सारे मौके मौजूद थे इमरान खान के पास। क्या बात आपने की। तो आपने कहा लीडरशिप नहीं दिखाई, इमरान खान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। ये आपने कहा कि वो लीडर ने मुश्किल वक्त में खड़े होना था, जनाबे वाला। इमरान खान जिसको आप कहते हैं कि जेल से डरता था और भाग रहा था, तो आपसे सवाल है, वो तो अब जेल में बैठा हुआ है। वो तो कहता है मैंने बाहर भी नहीं आना। उसको एनआरओ ऑफर किया गया, उसने कहा मैंने लेना नहीं। ना उसने शरीफों की तरह कोई एग्रीमेंट साइन किया। सारी दुनिया कहती है कि निकालो बाहर, सियासत बाद में बचती रहेगी। वो कहता नहीं, मेरा नजरिया नहीं निकलना, मैंने कोई एनआरओ नहीं, इधर ही रखो। उसको पता है कि ये खुफिया ट्रायल होने, उसको पता है उसको सजा होने जा रही है। शायद सजाए मौत तक दे दें, और शायद खुदा न खास्ता सजाए मौत दी जाए। ये खान को पता है, 100% पता है। लेकिन वो कहता है मैंने पाकिस्तान से नहीं जाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मैंने मांगना है और पाकिस्तान से नहीं जाना। तो जिसको आप कहते थे जेल से डर लगता है, वो तो जेल के अंदर बैठा है, और वो तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा, वो तो डट के बैठा हुआ है। लेकिन आप बता रहे हैं लीडरशिप, तो आपने लीडरशिप ऐसी दिखाई है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं वाजे कहूंगा कि आपने दबाव के अंदर नहीं की, आपके दिल से ऊजिंग आउट हो रही थी। आपकी जो बातें थी, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है ना, वो सदाकत अब्बासी की तरह बेचारे ने मांगे तांगे के कपड़े पहने होते हैं, भले इटालियन ड्रेस हो, मुंह के ऊपर जख्म के निशान होते हैं, बात से बात नहीं मिल रही होती। रात के 1 बजे ज़बरदस्ती ला के स्टूडियो में बैठ के साथ बैठ के वो इंटरव्यू कराए जाते हैं, जिसको डॉन भी चलाने से इनकार करता है। जो ज़बरदस्ती होता है वो उस्मान डार का इंटरव्यू होता है, जिसमें मांगे तांगे के कपड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जो आपका इंटरव्यू है, वो मैं एक और आप लोगों को बात बताऊंगा। फ़रख हबीब साहब पीछे पफ बनाते हैं और बड़ा परफेक्ट बनाते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि फ़रख साहब ये आप इतना परफेक्ट कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं फ़लान नाई से बनवाता हूँ, सैलून, नाई मैं कह रहा हूँ लेकिन सैलून है बहुत महंगा लाहौर का, तो मैं उससे बनवाता हूँ, और मेरे से खुद तो इतना परफेक्ट नहीं बनता। तो आज उनका वो पफ भी बना हुआ था, वास्कट भी अपनी थी, कपड़े भी अपने थे, डाई भी हुए थे, बाल शाल दाढ़ी शाड़ी बेहतरीन प्रॉपरली ग्रूम थे, और बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस से हंसते हुए आंखें उनकी बातें कर रही थी, जो उनकी खूबसूरत आंखें हमेशा बातें करती, आज भी उनकी आंखें बातें कर रही थी। तो उन्होंने बहुत ही एक दिलकश प्रेस कॉन्फ्रेंस की बगैर किसी दबाव के। तो फ़रख हबीब साहब से मेरा सवाल ही है कि वो पफ बनाने का आपको मौका भी आज मिला। एनीवेज, तो इमरान खान ने तो लीडरशिप दिखाई, लेकिन आपने नहीं दिखाई। फिर आपने कल्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया कि इमरान खान ने कल्ट फॉलोइंग करवाई। ये इल्ज़ाम इमरान खान के बदतरीन दुश्मन लगाते थे, आज आपने लगा दिया कल्ट फॉलोइंग। अच्छा चलें, इमरान खान ने कल्ट फॉलोइंग की, तो आप क्यों फॉलोइंग करते रहे? आपको तो छोड़ देना चाहिए था। फिर आपने कहा कि 2 रास्ते थे मेरे सामने, एक रास्ता आदम का था, एक शैतान का था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। मैंने आदम के रास्ते को चुन लिया, शैतान के रास्ते को छोड़ दिया। आज आपने इमरान खान को शैतान करार दे दिया। यह याद रहे, इमरान खान वो है जिसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आप उसकी पार्टी में यहां तक पहुंचे, मीन मोटरसाइकिल से लैंड क्रूजर तक पहुंचे, बल्कि लैंड क्रूजरों तक पहुंचे आप, माशाल्लाह। उस आदमी को शैतान कहना बिल्कुल डिजर्व करता होगा, बिल्कुल सही कहा होगा आपने। आपकी मेरे से भी लंबी, वैसे तो मेरी रफाकत इमरान खान के साथ, मैं उनको सपोर्ट 2000 के बाद से करता हूं, 2002 2003 से, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड के ऊपर आपकी जारी बात है रफाकत ज्यादा थी। फिर आपने कहा कि साइफर के अंदर फलां बैठा था, मैं नहीं बैठा था लेकिन मेरी पार्टी के लोग बैठे थे, और वहां पर यह बात की गई कि वहां पर साजिश नहीं हुई, मदाखलत हुई है। वाह 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 वाह। और आपने ये कहा कि वो बयानिया जब वहां से आ गया था तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए था। कैसे छोड़ देते? क्या डिमार्श होने के बाद वो मामला रुक गया था या वो मामला चलता रहा? क्या डिमार्श होने के बाद जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा था वो रुक गया था, या उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जारी थी? वो तो आज के दिन तक जारी है। तो जब उसके कॉन्सिक्वेंस जारी थे तो इमरान खान उसको कैसे छोड़ देते, कैसे चुप हो जाते उसके ऊपर? तो आपने ये इल्ज़ाम लगाया, इसका मैंने जवाब दिया। फिर आपने कहा कि मैंने ये तो बता ही दिया कि आप के अपने घर के अंदर लोगों को पता था कि आप ये करने जा रहे हैं। फिर मेरा आपसे सवाल है कि आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट लीडर हैं और आपने बहुत अपने हाथों से बैनर लगाए, इसमें कोई शक नहीं, आपने बड़ी मेहनत की है
और आपने मेहनत की तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिला। किसी और प्रोफेशन में आप इतने साल काम करके जो आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन की क्वालिटी होती है, ऑफ कोर्स एक बंदा किंग एडवर्ड से डॉक्टर है या एक बंदा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी है या इंजीनियरिंग की उसकी जॉब है, तो उसके मौके ज़्यादा होते हैं बड़ी नौकरी मिलने के। तो जो आपके पास एजुकेशन है उससे अगर आज आप चल रहे होते तो लैंड क्रूजर्स तो छोड़ें फ़र्क साहब, अभी जो है वो मेहरान गाड़ी नहीं खरीदी जानी थी पैसे जमा करके उससे। तो अगर आपने मेहनत की है, बैनर लगाए हैं, तो उस पर आपने ग्रोथ भी बहुत हासिल की है माशाल्लाह। लेकिन जब मौका आया तो आप खान के साथ नहीं खड़े हो सके, होना चाहिए था, ये मेरा मशवरा है। तो साइफर की बात भी मैंने आपको बता दी। आपने कहा कारकुन को गुमराह किया गया, उसका जवाब आप ही ने देना, आप इतनी देर क्यों गुमराह होते रहे। फिर आपने कहा कि वो जेल जाने से डरते थे, ये भी मैंने जवाब दे दिया। फिर कल्ट की आपने बात की। फिर आपने कहा कि मॉरल ग्राउंड्स खान लूज कर गया, तशद्दुद की पॉलिसी के ऊपर वर्कर को ले गया, ज़हन साजी की गई। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये बातें यास्मीन राशिद को नहीं पता, वो पागल है, महमूद रशीद को नहीं पता, चीमा साहब को नहीं पता जो हमारे फॉर्मर गवर्नर हैं? क्या ये बातें सनम जावेद तो बेचारी वर्कर है, वो तो वजीर भी नहीं बनी, वो काट रही है, वो खान के खिलाफ ये बातें नहीं कर रही। आलिया हमजा से भी आप कमज़ोर निकले। सो बुनियादी तौर पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अंडर स्ट्रेस नहीं थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मर्जी से की गई, अपने दिल की बातों से की गई, और उसमें मैं कुछ आपको फैक्ट्स रखता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कपड़े, बाल, बैठना, बात करना, बातों का अंदाज, कौन कौन सी बात, वो बातें खान साहब को सुनानी जो शायद स्क्रिप्ट लिखने वालों को भी नहीं पता होगा। तो मैं उसकी वजूहात बताता हूँ। ज़िमनी इलेक्शन हुआ जुलाई के अंदर, जिसमें परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने हमारी तरफ से। हमने कुछ तकरीबन 16-17 सीटें जीती। लाहौर में हमने क्लीन स्वीप किया 1.25 सीट के। उस सीट के ऊपर जो टिकट दी गई वो अभी भी फ़रख हबीब साहब के जुड़वा भाई पार्टी के अंदर मौजूद है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि खान साहब को उनसे भी अभी मोहब्बत है। जितनी मोहब्बत खान साहब को फ़रख हबीब से थी ना, उससे भी ज़्यादा इनके उस जुड़वा भाई से मोहब्बत है खान साहब को। माजरत, वो जो जुड़वा भाई हैं वो सगे जुड़वा भाई नहीं है, लेकिन सियासी जुड़वा भाई हैं फ़रख हबीब साहब। वो अभी भी पार्टी के मामे चाचे हैं, अभी भी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। और जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इससे भी खतरनाक करेंगे, ये मैं अभी बता दूं। तो वो एक बंदे के पेरोल पे थे, वो साहब जो थे बड़े सालों से, पेरोल मीन एक प्रॉपर्टी टाइकून लाहौर के अंदर हैं, उनके साथ वो काम करते थे। पहले उन्होंने उनको, हमारी हुकूमत के दौरान की बात है, हमारी हुकूमत जब नॉर्मल हुकूमत थी, गिरने की बात नहीं कर रहा, 2018 से 2022 के दरमियान में लाहौर के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने सीट खाली की थी। तो उस पर जो इलेक्शन हुआ, वो जो जुड़वा भाई हैं फ़रख साहब के, उन्होंने पहले वहां पर एक प्रॉपर्टी टाइकून को टिकट लेके दिया। फिर वो प्रॉपर्टी टाइकून इलेक्शन जीते वहां से, और वो जो जुड़वा भाई हैं फ़रख साहब के, सियासी जुड़वा भाई, वो क्योंकि उनके साथ उनका कारोबार था, पेरोल पे थे, तो वो जीत गए। उसके बाद वो साहब जो हैं उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ दी। सबसे पहले छोड़ने वालों में से वो थे, वो जो प्रॉपर्टी टाइकून थे। जब जुलाई का इलेक्शन आया तो वो दूसरी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, नून की टिकट पर खड़े थे, वो वही प्रॉपर्टी टाइकून। तो फ़रख हबीब साहब ने, जुड़वा भाई का असल मफाद जुड़वा भाई का था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि जुड़वा भाई थे सियासी तौर पर, तो इनके मफाद भी इकट्ठे थे सारे। तो फ़रख हबीब साहब और वो साहब जो थे, जुड़वा भाई की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अब अपने जो किंग मेकर था उसको बचाना था। तो उसके मुकाबले में आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी, इन्होंने उसका अपना ही बंदा पीटीआई की तरफ से उतार दिया। दोबारा समझिएगा, वो साहब को पहले पीटीआई की टिकट लेके दी प्रॉपर्टी टाइकून को, उन्होंने पीटीआई से इलेक्शन जीता, जीत के हमारे मेंबर बने, मिनिस्टर भी बने। उनसे माल पानी शायद लेके या जो भी करके उनको मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने बनवाया था, बड़ा जोर लगा के। बुज़दार साहब भी इसी रास्ते के मुसाफिर थे बदकिस्मती से। उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब ने तो जब बना दिया, फिर वो शख्स हमारी पार्टी छोड़ गए। जब छोड़ गए तो जुलाई के इलेक्शन में वो नून की टिकट पर लड़ रहे थे। अब उस टाइम तो हम क्लीन स्वीप कर रहे थे और हमने पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप किया, तो उन्होंने भी हार जाना था। तो उनको जिताने के लिए फिर फ़रख हबीब साहब के जो सियासी जुड़वा भाई थे, उन्होंने और फ़रख हबीब साहब ने ऐसा मामला किया कि उन्हीं के एक कारोबारी पार्टनर, वो टाइकून के एक और कारोबारी पार्टनर को
खान साहब के पास लाके उनसे वो टिकट दिलवा दी, कहा कि इससे बेहतर जो है ना वो अरेंजमेंट नहीं। यास्मीन राशिद इस काम के लिए खूब लड़ी, मेरी मौजूदगी में लड़ी। यास्मीन राशिद ने दबाकर इसकी जो है वो मुखालफत की, दबाकर मुखालफत की कि ये काम ना करें खान साहब, ये जिस बंदे को आप टिकट दे रहे हैं ये बंदा असल में जो है, ये जो नून लीग का इस टाइम बंदा है, वो जो टाइकॉन थे उनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो जिस बंदे को आप टिकट दे रहे हैं वो तो उसी का कारोबारी पार्टनर है। खैर टिकट दे दी गई। जब खान साहब और मैं उनके साथ जाता था, सारी बात लाहौर गए कैंपेन करने, तो उसके हल्के में कुछ नहीं था, उधर कैंपेन ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो तो मिले हुए थे, आपस में थे इकट्ठे। खान साहब को इस बात का पता चला, बड़ा उन्हें तकलीफ हुई, इलेक्शन हार गए, वो वाहिद सीट हम हारे, हर जगह से क्लीन स्वीप किया। यास्मीन राशिद साहबा आके रोई पिटी गई, अब आपको मैंने कहा था ना करें। खान साहब को पता चल गया कि ये फरक साहब ने ये कार्रवाई, काम ये दोनों का था, जुड़वा भाई का और फरक साहब का, लेकिन आगे फरक साहब को किया गया था, क्योंकि वो जो जुड़वा भाई हैं वो बहुत ही मोहतात गेम खेलते हैं, बड़े ही उस्ताद हैं वो इतनी मोहतात गेम खेलते हैं कि अपने आप को गंदा नहीं होने देते, दाएं बाएं के लोगों को होते देते। वो अभी तक पीटीआई में, और वो भी बड़ी मेहरबानियां करके जाएंगे जाने से पहले पीटीआई पे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो खैर वो खान साहब को पता चल गया, खान साहब ने मुझे जो अहकामात देने थे वो दिए, और उसके बाद फरक साहब को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया पार्टी के अंदर, जिसका आज गुस्सा नजर आ रहा था। फिर जब हालात बुरे हुए तो जारी बात है, फिर फरक साहब को दोबारा, क्योंकि लोग ही ना रहे पार्टी में, तो दोबारा इमर्ज हुए ये अपनी पोजीशन के अंदर और प्रेसिडेंट बने। और वैसे भी फरक साहब के जो जुड़वा भाई थे वो प्रवेल कर गए बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करके पार्टी के अंदर। मैं जेल चला गया और मैं सीन से हट गया, क्योंकि 27 मुकदमात फेस कर रहा था, मुझे पीछे होना पड़ा उस सारे मामले के अंदर, रोज़ ही तो मैं मुकदमों में होता था। और जाहिर बात है मेरे बारे में ये कहा गया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट हूं, खान साहब को ये भी। तो मैंने ज़ाती तौर पर भी ये सोचा कि खान साहब तो मेरे लिए ऑल आउट गए, आप सबको याद है जो कुछ उन्होंने किया। वो यकीन नहीं भी करते तो कोई वहां पर इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, वो मेरे खाते लग जानी है कि मैं एजेंट हूं, मैं छूट के आया हूं। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा महदूद किया, वैसे भी केसेस भी मैंने आपको बताया 27 थे, और महदूद भी किया कि कहीं किसी चीज़ का मेरे ये ना दिल में आ जाए किसी के कि ये मैंने इंफॉर्मेशन लीक की है। और एस्टेब्लिशमेंट ने भी दबा के ये पैडल किया एजेंडा कि ये अब हमारा एजेंट है। तो बहरहाल फरक साहब जो हैं वो उस टाइम थोड़ा सा ज़ेर अताब रहे, लेकिन फिर बाद में क्योंकि लोग ही नहीं रहे तो वो दोबारा इमर्ज कर गए सिचुएशन में। अब आपके जहन में होगा कि फिर हुआ क्या, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई। देखिए दो बातें आपको समझनी है। पाकिस्तान में दो तरह के सियासतदान हैं, तीन तरह के हैं। एक तो इमरान खान की तरह के हैं जो कोई नहीं है, वो वही है जो नजरिए पे सियासत करता है, दीवार से जा लगेगा, किसी भी आफत से जा टकराएगा, एक तो वो है। दूसरे वो सियासतदान हैं जो खुल खला के जो कुछ है वो करते हैं, बोल्ड हैं, वो अपनी प्रॉपर बातें करते हैं सारी जो भी करते हैं। और तीसरे सियासतदान वो होते हैं जिनकी कैटेगरी में आप फरक साहब को रख सकते हैं। अब फरक साहब का मसला क्या था कि उन्होंने 16 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लगाए। वो नीचे से वर्कर से ऊपर एक सूबे के एक हिस्से के प्रेसिडेंट वेस्ट पंजाब के वो प्रेसिडेंट थे। और जाहिर बात है टिकटें सारी उन्होंने बांटनी थी। टिकटें एक पूरा सीजन होता है, आपको पता है, जब बंदा टिकटें बांटता है। और ये फरक साहब के जो जुड़वा भाई हैं उनसे ज़्यादा कौन जानता है कि टिकटों के अंदर क्या क्या मामले होते हैं और टिकटों के अंदर कितनी बहारें आ सकती हैं, बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है पूरी की पूरी। और कहा जाता है कि जी आप व्यूज़ करने के लिए वीलॉग करते हैं। जनाब अगर आपने टिकटों का धंधा किया हो ना तो आपको व्यूज़ के चक्कर में ही नहीं पड़ना पड़ता, आप व्यूज़ ही नहीं करते, अब वीलॉग ही नहीं करते, बल्कि अब सुमन बुकमन बैठे रहते हैं। क्योंकि वीलॉग करेंगे तो आपके दुश्मन बनेंगे, लोग दुश्मन बनेंगे तो आपके खिलाफ साजिशें होंगी। तो अगर आपने, बिजनेसमैन कभी अपने खिलाफ साजिश नहीं चाहता, बिजनेसमैन सबको सेट रखना चाहता होता है। तो अगर आपने टिकटों वाला धंधा करना है तो आप सबसे किसी से बिगाड़ के नहीं रखते। एनीवेज, तो इसलिए फरक साहब को आल्दो के वो कुछ चीज़ें वो सच बोल रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ। मसलन वो खान साहब को पसंद नहीं करते थे बहुत देर से। मसलन खान साहब ने, जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था और पंजाब में हमारी हुकूमत थी, तो मुझे ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की हुई थी कि फ़रक साहब पुलिस की तैनातियाँ करवाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आपने कोई बंदा उनका, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी मुनस अलाई साहब को या चीफ मिनिस्टर साहब को बताना कि ये इस ज़िले में अगर ये ऑफिसर कुछ गलत कर रहा है, इसको कोई पोस्ट करना है, या कोई हमारे पास कोई फीडबैक आई तो वो मैं उन तक पहुंचाता था कि ये वहाँ पर रिश्वत चल रही है, या ये चल रहा है, या ये ऑफिसर अच्छा है, ये हमें चाहिए।
तो मेरिट पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर रेपुटेशन वहां से आ रही है गलत किसी बंदे की तो वो हम कन्वे करते थे उन तक। तो मुझे खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि फरक साहब आपको किसी भी ऑफिसर के बारे में कहें तो आपने पहले मेरे से पूछना, बाकी किसी के बारे में ये इंस्ट्रक्शन उनकी नहीं थी, किसी मीन के एक दो लोगों के अलावा, मीन कोई एट अम्ब्रेला वो इंस्ट्रक्शन नहीं थी। बहरहाल तो फर्क साहब जो हैं वो एक हकीकी पॉलिटिकल कारकुन है, ये बात पर मानूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। ये अब मैं तंजन नहीं कह रहा, ये मैं दुरुस्त बात आपके सामने कर रहा हूं कि अगर वाकई को पॉलिटिकली शार्प ब्रेन है, पॉलिटिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जिसमें इखलाकियात वगैरह नहीं होती, सियासत होती है, खास सिर्फ जीतना होता है, मकसद सीट पर आना होता है, उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2 या 3 ज़हीन जहन है तो उनमें एक फर्क हबीब का है। तो वो मैं तंजन नहीं कह रहा, ये वो वाकई एक पॉलिटिकली ज़हीन वर्कर है। तो उनके बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे खान साहब के साथ, एज चीफ ऑफ स्टाफ में देख सकता था, क्योंकि वो बहुत सारे काम करना चाहते थे जो खान साहब करने नहीं देते थे, रोक देते थे। तो आज जो उन्होंने खान साहब के ऊपर बहुत सारी हमला आवर वो हुए हैं, उसमें जाहिर बात है ये वाली बातें भी थीं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कुछ सच भी बोले। सच मतलब उन्होंने ये बोला कि इमरान खान जो हैं वो हमारी सुनते नहीं थे, इमरान खान जो है वो अपनी करते थे। तो ये बात ठीक है, इनकी नहीं सुनते थे हमारी तो सुन लेते थे, इनकी नहीं सुनते थे बहुत सारी जगहों पर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इख्तलाफ कर लें तो वहाँ जो है वो बनी गाला आने पे पाबंदी लग जाती थी या ज़मान, तो आप करते ना इख्तलाफ, लग जाती पाबंदी अगर आप इखलाकियात रखते थे सामने। तो एनीवेज वापस आता हूँ। तो अब आप सवाल पूछ रहे होंगे कि अगर ऐसा था तो फिर फ़रक हबीब साहब को उठाया क्यों गया। तो देखिए, फ़रक हबीब साहब आखिरी वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहते थे, ये बात सच है, वो छोड़ना नहीं चाहते थे। फिलहाल क्यों छोड़ना नहीं चाहते थे? क्योंकि यहाँ वो वर्कर से तरक्की करके वो बहुत ऊपर तक आ गए हुए थे, और ये वाली मौजें, ये वाला इतना सादा लीडर, इतना मामला जो इख्तियारात, इतना जुड़वा भाई का होना, पूरे टेंटिकल्स होना किसी और पार्टी में मुमकिन नहीं था। तो फ़रक हबीब साहब ने लास्ट मिनट तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना था, वफा करनी थी। फ़रक हबीब साहब कोयटा के रास्ते बाहर निकलना चाहते थे, मुल्क से बाहर आ जाते तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहना था और तत्ते बयान बाहर से जारी करने थे, और आपने यही सोचते रहना था कि क्या बात है, जवान हो पाकिस्तान के तो इस तरह के इमरान खान से मोहब्बत, इश्क और उल्फत में कहां तक पहुंच गए। और आपने फ़रक हबीब साहब को इमरान खान का हकीकी आशिकी मानना था, और फ़रक हबीब साहब को ये पता है, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि किसी ना किसी दिन इमरान खान ने वापस आना है, तो फिर वो तमाम जो वो कैपिटल उन्होंने जमा किया होगा अपना पॉलिटिकल उस टाइम, तो उसका फिर मौसम आएगा, फिर उनको फ़ायदा होगा। तो वो अपने 7 लोगों के साथ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, कोयटा के एक, उसे 4 स्टार कह लें, 5 स्टार कह लें, 3 स्टार कह लें, जो वहां पर एक बड़ा होटल है, उसके अंदर से बहुत ही पुरतैश खाना खाया गया और साथ लिया गया। अब डर का कितना का आलम था आप खुद समझ लें कि वहां बैठ के खाना खाया जा रहा था, और वहां ग्वादर के रास्ते आगे बाहर निकलना था, या जो जिस भी रास्ते, वहां से वो खाना लिया गया। ग्वादर से, मैं कोयटा कह दिया, ग्वादर के अंदर एक होटल है बड़ा पुरतैश, और वहां से वो एक खाना लिया गया और वहाँ खाया भी गया। जाहिर बात है वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गई, और वहाँ से उनको पकड़ लिया गया साथ उनके लोगों के। अब अगर वो निकल जाते तो वो आज आपके हीरो होने थे, जो मैं आपको अब स्क्रीन में देख के कह रहा हूँ, आपको ये समझ आनी चाहिए बात, अभी नहीं आएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपके बहुत सारे और हीरोज हैं, अगर मैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा मेरे कपड़े भी फाड़ देंगे। आप इतने जज्बाती लोग हैं, लालिका साहब जैसे, मेरे भाई हैं इसलिए उनके नाम ले लेता हूँ, इमरान राजा साहब जैसे, वो भी भाई है इसलिए नाम लेता हूँ, इतने जज्बाती है, मेरे कपड़े फाड़ देंगे। हिल साहब, ये आपने क्या बात कर दी? आप अकेले ही आशिक हैं, आप अकेले ही? और नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे हैं पार्टी के अंदर और भी जो सही रास्ते पे खड़े हुए हैं, रहेंगे, लेकिन आप जो है ना वो अकेले ही ये बातें कर रहे हैं। तो मैं इसलिए उनको बार बार हंस के कहता रहता हूं कि अभी थोड़ी देर इंतजार करें, बहुत सारे पर्दे और आपकी आंखों से उतरेंगे। एनीवेज, तो फ़रक साहब पकड़े गए वहां से। अब जब पकड़े गए तो फ़रक साहब, क्योंकि फ़रक साहब सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, इस बात को आपने समझना, उन्होंने रहना था, क्योंकि उसमें उनका सियासी मकसद था, कोई नजरियाती लॉयल्टी नहीं थी। नजरियाती लॉयल्टी होती तो यास्मीन राशिद की तरह, सनम जावेद की तरह, उन लोगों की तरह, आज आलिया हमजा की तरह आज भी खड़े होते, जिनकी पॉलिटिकल वाबस्तगी थी ना, जिनको पॉलिटिकली, मैं अगर नाराजगी की आपको बात करूं ना, नाराजगी की बात करूं, तो शायद इन सबसे ज्यादा नाराज मुझे खान साहब से होना चाहिए कई चीजों पे। मैं आपको ये सिर्फ इतनी बात कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं।
अगर जाती नाराजगी की बात करूं तो सबसे ज्यादा मुझे खान साहब से होनी चाहिए, लेकिन नहीं। उसकी वजह के तल्लक नजरिए क्या था, मुझे उनसे नाराजगी अगर होगी तो उनसे बात करूंगा जब मौका आएगा। अच्छे वक्त आएंगे, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। अच्छे वक्त आएंगे, आमने सामने कहेंगे कि अगर तो अब भी इस तरह का जो आपकी मासूमियत में इतना सारा माल हमने इकट्ठा किया हुआ है, अगर इसके साथ ही हमने चलना है तो फिर मैं पढ़ाता छड़ाता हूं, कोई और काम करता हूं, क्योंकि फिर इस धंधे से कुछ नहीं निकलना। लेकिन अगर हमने वाकई क्लीनिंग करनी है तो फिर सही तरीके से करें हम। तो ये वक्त नहीं है मेरी नाराजगी का, मेरे डिफरेंस का, ये वक्त नहीं है। वो आएगा वक्त, इंशाल्लाह आएगा। खान प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, लेकिन अच्छा वक्त आएगा, इंशाल्लाह बनेगा भी, लेकिन अच्छा वक्त आएगा। जेल से बाहर बैठे होंगे, पार्टी होगी, चल रही होगी हमारी, कहीं ना कहीं बात करेंगे इंशाल्लाह, उनकी जिंदगी रहे, अच्छा वक्त आएगा। नहीं आएगा तो जब जिंदगी खत्म होगी, ऊपर जाएंगे अल्लाह मियां के पास, तो वहां बैठ के खान से बात करेंगे। ये वक्त नहीं है। एनीवेज, तो सादा बात आपको ये करनी है कि जब फर्क साहब पकड़े गए तो क्योंकि वो एक ज़हीन पॉलिटिकल माइंड है, वो अपना सियासी फायदा नुकसान देखते हैं। वो और उन तरह के बहुत सारे दोस्त आज जो आपको डट के बयान जारी करते हैं कई कि हम पीटीआई के साथ खड़े हैं, वो अपने सियासी फायदे की नजर में करते हैं, क्योंकि इस टाइम ये बात कहना सियासी फायदा है। जैसे ही वो पकड़े गए उनको पता चल गया फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलन विच गन्ना। रौ नू कह हुण रे मोहम्मद, रौ होती है गन्ने का रस, रौ नू कह हुण रे मोहम्मद जे रवे ते मन्ना। मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर है कि जब गन्ना उसके अंदर गुजरता है ना, बेलन के अंदर, उसके बेलने के अंदर से बेलन जो होती हैं उनके दरमियान में क्रश होता है, तो वो मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं कि वफादारी का तो तब पता चलता है जब वो दोनों पार्ट जो है ना क्रश कर रहे होते हैं। तो जो रस है ना गन्ने का, उसको इतनी अगर उल्फत है ना गन्ने से, तो उसको कहो अब रहे गन्ने के अंदर, अब क्यों छोड़ के भाग रही है। तो ये फिर जब दबाव आता है तो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, खालिस्तान पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो फिर देखते हैं अब फायदा किस तरफ है। तो उन्हें फायदा नजर आया इस्तेहकाम पार्टी, जो उन्होंने कहा मेरे घर की पार्टी है। इस्तेहकाम पार्टी के अंदर उन्होंने जंप मारा और उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया और पूरे दिल से किया। तो आखिर पर बहरहाल मैं इस बात को कंक्लूड ये करता हूं कि अफसोस हुआ। फ़रख हबीब साहब मेरे शहर के भी हैं, एक तल्लक भी रहा है। कोई और होता तो मैं बहुत सख्त बातें करता, यकीन कीजिए। इसमें भी बहुत सख्त बातें हैं, सारी बातें, उनको बुरा भी लगेगा, माजत ख्वाह हूं मैं इसके लिए पहले से। लेकिन खान क्योंकि इस टाइम खुद बोल नहीं सकता, जेल में है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बातें आवाम के सामने रखूं, क्योंकि वर्कर बहुत डिमोरलाइज होगा। आपने वर्कर की जेन साजी करने की कोशिश की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इमरान खान को रियासत मुखालिफ भी डिक्लेयर कर दिया, शैतान भी डिक्लेयर कर दिया। आपने कहा वो बुज़दिल है, वो लीडर भी नहीं है। आपने ये कहा उसमें मामला फहमी नहीं है, वो रियासत के खिलाफ उकसा रहा था। आपने बड़े शदीद इल्ज़ामात खान के ऊपर लगा दिए। आप सदाकत अब्बासी की तरह, उस्मान डार की तरह वो मजबूर लरजती आवाज़ उसके साथ करके निकल जाते। मैं सपोर्ट करता हूं उनको आपके सामने, और आपको भी ये पता है कि उस्मान डार भी आपका क्लोज तरीन दोस्त है। जितना आपका जुड़वा भाई है उतना तो नहीं, लेकिन क्लोज तरीन जो दोस्ती आपकी उस्मान डार से भी बहुत ही क्लोज दोस्ती, लेकिन मैं उसे डिफेंड करता हूं, अभी भी कर रहा हूं, क्योंकि वो इस वाली ब्रीड से नहीं है, पॉलिटिकल से वो मुख्तलिफ है। तो इसलिए आज दुख हुआ जो कुछ आपने खान के लिए कहा, नहीं कहना चाहिए था आपको। आप ये कह देते कि जी वो, मैं स्क्रिप्टेड अगर होती, स्क्रिप्टेड कि जी, मैं ये नहीं कह रहा कैसा हुआ, लेकिन स्क्रिप्टेड होती कि जी और रियासत मुखालिफ बयानियां मैंने नहीं करना, ये भी ठीक आपकी बात थी, हम सियासी बंदे, हम पहाड़ों में नहीं छुप सकते, हमारी फैमिलीज परेशान हैं, हमारा ये भी ठीक है, मैंने सियासत करनी, मैंने लोगों की खिदमत करनी, ये बात भी ठीक है आपकी, आप सियासत करना चाहते हैं, सियासी वर्कर, आपके एक एम्बिशंस हैं सियासत के अंदर, बिल्कुल ठीक, आपका हक है। आप ये भी कर सकते थे खान साहब की इस पॉलिसी से मैं अग्री नहीं करता था, जो उनकी, लेकिन खान के ऊपर उसको बुज़दिल कहना, उसे कहना उसे जेल से डर था, वो लोगों को इस्तेमाल करता था, शील्ड के आगे मामला इधर तक ले गया, फिर शैतान कह देना, फिर कह देना कि ज़हन साजी कर रहा था, फिर कहना कि मुल्क के खिलाफ था इमरान खान, फिर कहना साइफर के ऊपर भी सब झूठ था। ओ भाई, आपको पता है अच्छी तरह के साइफर की बात अंदर क्या हुई थी, कैसे हुई थी, मैं उस पर कभी दोबारा बात कर लूँगा। लेकिन इमरान खान का उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त था, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे थे, तो उसको बात भी करनी पड़नी थी। बहरहाल वीलॉग खासा लंबा हो गया, क्योंकि मुकदमा लंबा था, बात लंबी थी, आपके सामने पूरी तफसील के साथ रखना चाहता था, लेकिन तकलीफ़ हुई कि फ़रख हबीब साहब आज अगर बात करते तो मैं ये कहता हूँ थोड़ा लिहाज रख के बात कर जाते। आप थोड़ा, चले आप मजबूर नहीं थे, मुझे पता था आप मजबूर नहीं हैं, आप अपनी मर्जी का सौदा कर रहे हैं, तो आप कम से कम प्रिटेंड ही करते। उससे फ़ायदा ये होना था कि आपका जो वर्कर है ना वो डीमोरलाइज नहीं होना था, उसको तकलीफ नहीं होनी थी। आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वर्कर को बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप खुद अपने आप को एसोसिएट करवा रहे हैं।
रही बात अब आखिर पर मैं ये कहूँ कि आपने कहा कि अब मैं इस्तेहकाम पार्टी में आ गया हूँ, तो अब पहले यहाँ लीडर थे, वर्कर भी आ गया है, तो अब आप देखिए कि यहाँ वोट भी बना लेंगे और मेरा हल्का, हजूर हल्के तो इमरान खान के ही थे, मेरे आपके क्या हल्के थे। बहरहाल एनीवेज, तकलीफ हुई आज की सारी बात की। आप सबको ये बताऊं जो सुनने वाले हैं, अभी और बहुत सारे लोगों ने ऐसे करना है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब आप कहते होंगे खान साहब का कसूर है, नहीं, उनका नहीं कसूर है, उन्होंने यहीं से लोग लेने हैं, इसी मुल्क से लोग लेने हैं। जो मुल्क के अंदर इखलाकियात का, सियासत का जो लेवल है, जो अखलाकियात के जो लेवल्स मौजूद हैं, उन्हीं से उन्होंने पार्टी बनानी है। कोई ऊपर से मार्च से ला के लोग तो नहीं ला सकते। पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत ऐसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं, और जो बिल्कुल ईमानदार होते, काम के नहीं होते, ज़्यादातर लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। अब मेरी तरह का बंदा कम काम का है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी उतनी पॉलिटिकल माइंड नहीं है, मैं उतनी जोड़ तोड़ नहीं कर सकता, सीधा ही लग जाता हूँ जाके। तो कई जगहों पर मेरी तरह के बंदे नहीं चाहिए होते, मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है। कई जगह पर वो अक्लमंद लोग चाहिए होते, पॉलिटिकली अक्लमंद मैं कह रहा हूँ, फिर उनका नजरिया नहीं होता। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान की बहुत बड़ी ज्यादती है, नहीं। दो चीजें, एक तो हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है, कस्में खाई जाती हैं, पूरा एतमाद दिलाया जाता है लीडर को कि हम आपके साथ हैं, प्रिटेंड इतना अच्छा किया जाता है। दूसरी, मुझे मानने में भी कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब थोड़े सादा हैं, वो लोगों पर एतबार भी कर रहे थे, और अगर अभी बहुत सारे करीब तरीन लोग हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं, जो धोखा देंगे, ऐसे बदतरीन मौके पर खान को धोखा देंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। और खान साहब को तकलीफ से कह रहा हूं, लोगों ने उन लोगों के बारे में बताया भी था, लेकिन वो मासूमियत के अंदर यकीन नहीं कर सके उन बातों के ऊपर, उन्हीं लोगों के ऊपर यकीन कर लिया। तो इसलिए अभी बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, मीडिया के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आपका इमेज कुछ और है, वो असल में और लोग हैं मुकम्मल तौर पर, वो ना नजरियाती हैं। माजरत, जो फाइनेंशियल करप्शन है ना, वो तो 99% है पाकिस्तान में, 99.99%। बहुत कम लोग हैं गिने चुने जो फाइनेंशियल करप्शन नहीं करते। माजरत, और जिनकी फाइनेंशियल करप्शन होती है फिर उनका कोई नजरिया नहीं हो सकता, फाइल अगले सामने रखते हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्जाम, हर काम का इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे देना, यह भी दुरुस्त नहीं है। मैं उस्मान डार का दे सकता हूं उन्हें, सदाकत अब्बासी का उन्हें दे सकता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारा अपना ही शाखसाना है, हमारा, वो कहते हैं ना, जब आपका अपना सोना पीतल हो तो आपने किसी को क्या कहना है, या आपने जब पीतल को अपना सोना समझ रखा हो तो आपने क्या कहना है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं इसी तनाजर में देखूंगा। वीलॉग बहुत लंबा हो गया। फ़रग हबीब साहब को नया सफ़र मुबारक हो, और आखिर पर सिर्फ यही कहूँगा कि अब आप नई जगह पर गए हैं, इनके साथ आपको जो नज़रियाती इख्तलाफ हो पहले दिन से कीजिएगा। अचानक से इतने सारी जो है ना, वो इतनी सारी चीज़ें इनके अंदर ना निकाल लीजिएगा, दुख होता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।